तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई स्पाइड ऑन योर ग्रेव मूवी की सेकंड पार्ट को। इस पार्ट में हम केटी नाम की एक लड़की के बारे में जानेंगे जो न्यूयॉर्क सिटी में रहती थी। वो एक कॉफी शॉप में जॉब करती थी और एक मॉडल बनना उसकी लाइफ की ड्रीम थी और उसकी यही ख्वाहिश के पीछे भागते हुए उसकी लाइफ भी बदल जाती है, जो कि हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो गाइस मूवी की फर्स्ट पार्ट को मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन कर दी है, मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप लोग जरूर उसे एक बार चेकआउट कर लेना। आई स्पाइड ऑन योर ग्रेव मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिला है 5.7 स्टार आउट ऑफ 10 एंड 83% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन आर मोनरो ने। मूवी की स्टार्टिंग में हम केटी को देखते हैं जो कि कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड से उसकी फोटोज के बारे में बात कर रही थी। उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसकी फोटोज काफी अच्छी है पर उसे उसकी स्टाइल को थोड़ी और बदलना होगा, कई और अच्छे फोटोज भी कलेक्ट करना होगा और जिसके लिए उसे एक अच्छे फोटोग्राफर के पास जाना चाहिए। लेकिन केटी के लिए जो अफोर्ड करना काफी मुश्किल था। काम से घर लौटते वक्त वो कॉफी शॉप में फ्री फोटोशूट की कॉन्टेक्ट नंबर देखती है एंड ऑब्वियसली वो फेक ही था, लेकिन फिर भी केटी वहां से नंबर ले लेती है। हम देखते हैं केटी का एक नेबर था, उसका नाम था जेसन और वो एक अच्छा लड़का था। वो केटी को बहुत पसंद भी करता था। अपने अपार्टमेंट में जाकर केटी उस नंबर पे कॉल करती है एंड उसके बाद वो लोग उसे उसकी एक फोटो भेजने के लिए कहते हैं। केटी को थोड़ी अजीब तो लगती है लेकिन फिर भी वो अपनी फोटोज उन्हें सेंड करती है और फिर वो लोग उसे उसकी फोटोशूट के लिए टाइम एंड एड्रेस सेंड करते हैं। नेक्स्ट डे केटी उस एड्रेस पर जाती है जहाँ पर वो 3 लड़के को देखते हैं। वो लोग थे इवान, जॉर्जी एंड निकोलाई। वहाँ पे इवान एक और लड़की की फोटोशूट कर रहा था। केटी को पहले नजर में ही देख के जॉर्जी को केटी पसंद आ जाती है और वो उसे अपने हवस की नजरिया से देखने लगता है। फोटोशूट करने के लिए केटी को इवान एक और अलग ड्रेस पहनने को कहता है और जब केटी उन्हें चेंजिंग रूम के बारे में पूछती है तो वो उनसे कहता है कि उनके सामने ही चेंज करने के लिए, जो सुनने के बाद केटी को थोड़ी अजीब लगती है लेकिन ये एक जोक था, ये कहकर वो लोग बात को टाल देते हैं। उसके बाद केटी चेंज करके आती है और फिर इवान उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करता है। कुछ समय बाद इवान केटी से कहता है कि उसे शायद थोड़ी और लोअर कट ओपन अप ड्रेस पहनना चाहिए क्योंकि वो एक मॉडल बनना चाहती है और मॉडल्स को तो अपने प्रोफेशन में कई ऐसी चीज करना पड़ता है। लेकिन केटी को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती और वो वहाँ से फोटोशूट इनकम्प्लीट करके अपने घर चली जाती है। घर आकर केटी काफी दुखी थी क्योंकि उसे वहाँ से काफी एक्सपेक्टेशंस थे। नेक्स्ट डे केटी जब जॉगिंग से घर लौटती है तभी दरवाजे पे कोई आता है। केटी जब देखती है तो वहाँ पे जॉर्जी था। वो केटी की पिक्चर्स की पेन ड्राइव उसे देने के लिए आया था, लेकिन केटी को ये चीज थोड़ी अजीब लगती है। वो जॉर्जी को वहाँ से जाने को कहती है पर जॉर्जी उसके साथ फ्रेंडली होकर उससे बातें करता है। वो केटी से कहता है कि उसने लैपटॉप से भी उसकी फोटोज डिलीट कर दी है उसकी प्राइवेसी के लिए, जो सुनकर केटी उसे थैंक्स कहती है और जॉर्जी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। रात में हम देखते हैं जॉर्जी केटी की फोटोज लैपटॉप पर देख रहा था। दैट्स मीन उसने केटी से झूठ कहा था। उसकी फोटोज को जॉर्जी एक हवस की नजरिया से देख रहा था, ये हम समझ पाते हैं। रात में जब केटी कचरा फेंकने रूम से बाहर निकलती है तब उसने अपने डोर को लॉक नहीं किया था और फिर कूड़ा फेंक के रूम में आकर वो जल्दी जल्दी सो जाती है। कुछ समय बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसा मानो कोई उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा हो और जब वो उठ के लाइट्स ऑन करती है तो उसके सामने जॉर्जी बैठा था। वो केटी की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। उसे देखकर केटी बहुत डर जाती है। वो जॉर्जी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी जब जॉर्जी नहीं जाता तो केटी एक टेजर गन से उस पे शूट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर फिर भी जॉर्जी उसे पकड़ लेता है। जॉर्जी केटी को मार के उसे ऑलमोस्ट बेहोश कर देती है और उसके मुंह के अंदर कपड़ा डाल के उसके हाथ पैर को बांध देता है। जेसन को केटी के रूम से काफी आवाज सुनाई दे रहा था
तो इसीलिए वो उसके रूम में जाता है चेक करने के लिए, और तभी जॉर्जी जेसन के पेट में चाकू स्टैब करके उसे मार देता है और फिर वो केटी का भी रेप करती है। कुछ समय बाद जॉर्जी इवान और निकोलाई को वहाँ पर फोन करके बुलाता है। वो लोग वहाँ पे आकर जिस चाकू से जॉर्जी ने जेसन को मारा था, उस चाकू से जॉर्जी की फिंगरप्रिंट्स को मिटा के केटी की फिंगरप्रिंट्स लगा देते हैं और फिर इवान केटी को जबरदस्ती ड्रग्स खिला के उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो लोग केटी को एक बॉक्स में बंद करके उसे कहीं पर ले जाते हैं। होश आने पर केटी खुद को एक बेसमेंट में पाती है। निकोलाई केटी का रेप कर रहा था और फिर वो उसके ऊपर बाथरूम कर देता है, जो देखकर जॉर्जी उसे धक्का देता है। तभी इवान भी वहाँ पर आकर केटी के ऊपर एक कंबल फेंक के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह वो लोग फिर से वहाँ पर आते हैं। इवान केटी के ऊपर पानी फेंकता है और उसे खुद को साफ करने को कहती है। केटी उसका बात नहीं मानती तो जॉर्जी उसकी मदद करने जाता है, लेकिन केटी उसके ऊपर चीखने लगती है और फिर से इवान और निकोलाई मिल के केटी को एक और ड्रग्स की गोली खिला के वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद जॉर्जी केटी के पास जाकर अच्छे से उसे साफ करती है और वो केटी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से कपड़े लाती हूँ, और केटी भी उसके साथ पोलाइट से बात करती है। उसके बाद जब जॉर्जी उसके लिए कपड़ा और शूज लेने बाहर जाता है, तभी केटी वॉमिटिंग करके उस ड्रग की गोली को बाहर फेंक देती है और बेहोश होने की एक्टिंग करती है। और फिर जॉर्जी केटी के लिए कपड़ा और शूज लेकर वहाँ पे आता है। केटी को कपड़ा पहनाने के लिए जब वो उसकी हाथों को खोलती है, तभी मौका पाके केटी जॉर्जी को एक बकेट से मार मार के उसे बेहोश कर देता है और एक खिड़की से भाग जाती है। वो आसपास कुछ भी नहीं देखती बल्कि भागते ही रहती है। वो रास्ते में लोगों से मदद भी मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करते। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और डिटेक्टिव किरिल भी। वो डिटेक्टिव एक अच्छा इंसान था। डिटेक्टिव किरिल से केटी को पता चलती है कि वो बुल्गारिया में है, जो सुनकर वो बहुत रोने लगती है। उसके बाद डिटेक्टिव किरिल केटी को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ पे एना नाम की एक औरत आती है। डिटेक्टिव किरिल केस को एना के पास हैंड ओवर करती है। एना केटी को कंफर्ट दिलाती है और उससे कहती है कि वो भी उसके जैसे हालत से गुजर चुकी है। दैट्स मीन उसका भी किसी ने रेप किया था। केटी एना को बार बार अमेरिकन एम्बेसी लेकर जाने की बात करती है और फिर एना उसे उसके साथ ले जाती है। रास्ते में एना किसी को फोन करती है और उसे केटी के बारे में बताती है और फिर वो आदमी एना को केटी को उनके पास लाने को कहता है। एना केटी से कहती है कि जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ पैसा और कपड़े दे सकती हूँ और मेरी घर एम्बेसी के पास ही है। और केटी भी एना के बात पर राजी हो जाती है और फिर जब एना उसे उसके साथ घर ले जाती है तो वो देखती है कि वो वही बेसमेंट है जहाँ से वो कुछ समय पहले ही भागी थी। एना उसके मुंह के ऊपर थूकती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी इवान वहाँ पे आकर केटी को फिर से बांध देती है। तभी वहाँ पे वाल्को आता है। वो इवान के डैड के दोस्त थे। वो वहाँ पे आके केटी को इलेक्ट्रोशॉक से शॉक देने लगता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है एंड उसके बाद वो केटी का रेप कर देती है। केटी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वाल्को के जाने के बाद इवान केटी के पास जाता है और उसे बहुत मारता है, जिससे केटी की पूरी फेस ही बिगड़ जाती है। उसके बाद वो लोग बेसमेंट में ही एक गड्ढा खोदते हैं। वो लोग केटी को एक बॉक्स में डाल के उसके अंदर वो इलेक्ट्रोशॉक और उसकी नेकलेस भी डाल देते हैं और फिर उसे उस गड्ढे में जिंदा ही गाड़ देते हैं। केटी मदद के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनती और ना ही कोई उसकी मदद करती है। सब कुछ होने के बाद निकोलाई सबको पार्टी करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अचानक से उस बॉक्स के नीचे जो पत्थर था वो टूट जाता है और केटी वहां से नीचे एक कैनल के अंदर जाकर गिरती है। बाहर काफी ठंड था और उसके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था। वो वहां से किसी भी तरह एक कपड़ा ढूंढ के पहनती है। वहां पे खाने का कुछ भी नहीं था और होगा भी कैसे। वो एक गंदा कैनल जो था, काफी मुश्किल से उसे वहाँ पे एक लाइटर भी मिलती है और वो उस लाइटर से आग जलाती है। तभी वो उस जगह से एक दरवाजे को देखती है जो कि बाहर की तरफ जाता है। वो दरवाजा सीधा चर्च में जाकर खुलता है। केटी वहाँ पे चर्च की फादर के घर से खाना चुराती है और अगले दिन जब वो फिर से खाना चुराने आती है तो फादर उसे पकड़ लेती है। वो केटी को खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े देता है और उसके साथ एक बाइबल भी। फादर केटी की मदद करना चाहता था, लेकिन केटी को अब किसी के ऊपर भी यकीन नहीं था।
तो इसीलिए वो फादर की बात नहीं सुनता और सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वो गंदा कैनेल ही उसकी घर बन चुकी थी। केटी उस जगह को पूरी तरह से जांच करने लगती है और उसे वहाँ से बाहर जाने की एक और रास्ता भी मिलता है। वो अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाती है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाती बल्कि वो वहीं से लौट आती है और अपना डिसीजन चेंज कर देती है। अब वो अपना रेप का बदला लेने की डिसाइड करती है। वहाँ से वो चर्च में जाती है। फादर केटी की मदद करना चाहते थे, तो इसीलिए वो केटी से कहता है कि क्या वो पुलिस की मदद ले, लेकिन केटी उन्हें मना कर देती है। केटी को देखकर फादर समझ पाते हैं कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, जो कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते। चर्च में केटी ने फादर के लिए बाइबल की एक पेज ओपन करके रखा था, जो पढ़कर फादर समझ जाते हैं कि केटी अपने रेपिस्ट का बदला लेने वाली है। केटी बार बार उस जगह को ही देखती रहती थी जिस जगह से वो गिरी थी, जिससे उसे बहुत हिम्मत मिलती है। नेक्स्ट डे केटी निकोलाई पर नजर रखती है और फिर उसके जाने के बाद घर के अंदर घुस के केटी कुछ पैसे भी चुराती है। केटी निकोलाई के ऊपर नजर रखती है कि वो कब कहाँ जाता है। अगले दिन जॉर्जी एक कैफे में जाता है जहाँ पर केटी उसे कॉफी सर्व करती है। जॉर्जी देखता है कि उस कप के अंदर केटी की वही लॉकेट थी और फिर वो केटी को भी देखता है और उसका पीछा करने लगता है। केटी का पीछा करते हुए वो उस कैनल तक पहुंच जाता है और फिर केटी उसके गले में रस्सी फेंक के उसे बेहोश कर देता है। हम देखते हैं फादर ने डिटेक्टिव किरिल को बुलाया था। वो केटी की मदद करना चाहते थे और इसीलिए वो डिटेक्टिव किरिल को केटी के बारे में सब कुछ बताते हैं, जो कुछ भी वो केटी के बारे में जानते थे। दूसरी तरफ केटी ने जॉर्जी को बांध के रखा था। अब वो भी उसे उसके तरह ही टॉर्चर करने लगती है। केटी जॉर्जी की फेस पे, उसके पेट में और पैर में भी चाकू से काट देती है और उसके कट्स में कई दिनों की पुरानी खाना लगा देती है, जिससे उसके कट्स इन्फेक्टेड हो जाए। क्लब में जब निकोलाई एंजॉय कर रहा था, तभी केटी उसकी ड्रिंक में एक दवाई मिला देती है, जिससे उसे वॉमिटिंग आने लगता है। और जब वो बाथरूम में जाता है, तभी केटी आकर उसके सर को पकड़ के वहाँ की गंदी टॉयलेट में बार बार डुबाने लगती है। उसने केटी के ऊपर बाथरूम किया था, अब वो भी उसके साथ ठीक वैसा ही करती है और फिर निकोलाई की वहीं पर मौत हो जाता है। रात में केटी जॉर्जी के पास आकर उसे उसी तरह टॉर्चर करती है जैसा उसने उसके साथ किया था। वो जॉर्जी के मुंह के अंदर एक कपड़ा डाल देती है और एक रॉड से उसके चोट में जोरों से दबाने लगती है ताकि उसे और भी ज्यादा तकलीफ हो। अगले दिन वाल को चर्च में आया था प्रे करने, अच्छा बनने का ढोंग करने। तभी वो वहाँ पे केटी को देखती है और उसका पीछा करते हुए उस कैनल में पहुँच जाता है। केटी उसके सर में पत्थर से मार के उसे बेहोश कर देती है और उसे एक लोहे की बेड में सुला के उसे बांध देती है। होश आने पर केटी उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक देती है और वो भी उसे ठीक उसी तरह टॉर्चर करने लगती है जैसा उसने केटी के साथ उस दिन किया था। केटी उसके मुंह के अंदर एक आयरन स्टिक घुसा के उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करके उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। वाल्को की ऑलमोस्ट पूरी फेस जल चुका था। अगले दिन एना देखती है उसके घर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और फिर उसे बेसमेंट से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस बेसमेंट के अंदर जाती है, तब पीछे से केटी आकर उसे धक्का देती है, जिससे वो नीचे कैनल में जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। केटी उसे बांध के एक बॉक्स के अंदर डाल देती है और जब उसे होश आती है तो वो जॉर्जी को अपने सामने देखती है। उसकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुका था। केटी एना को मार मार के बेहोश कर देती है और बॉक्स के अंदर बंद करके रखती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किरिल अमेरिकन एम्बेसी कॉल करके केटी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि केटी नाम की कोई भी अमेरिकन उनके पास गया ही नहीं। डिटेक्टिव किरिल फादर से केटी के बारे में बातें करने आता है। वो फादर से कहता है कि केटी उसके पास कुछ दिन पहले आया था। उन्हें लगा था कि शायद उन्होंने उसकी मदद कर दी, लेकिन वो गलत थे। फादर डिटेक्टिव किरिल को केटी की आने जाने की रास्ता दिखाता है, जहाँ से डिटेक्टिव किरिल उस जगह की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ इवान भी बेसमेंट के होल को देखकर उसके नीचे आता है और नीचे जॉर्जी को देखता है। तभी केटी पीछे से आकर इवान को भी मार के बेहोश कर देता है और उसे बांध देता है। इवान को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। हम देखते हैं जॉर्जी तरप तरप के मर ही जाता है, वो भी अपने माँ एना के सामने। केटी इवान को बहुत टॉर्चर करती है, जिस दौरान केटी को पता चलती है कि एना इवान की मॉम नहीं
बल्कि उसकी होने वाली बीवी है और वो जॉर्जी की मॉम है। इवान के डैड ने एना का रेप किया था जब तक निकोलाई और जॉर्जी हो ना जाए। जैसा बाप वैसा ही बेटे। केटी इवान की टेस्टिकल्स को एकदम से कुचल देती है। तभी डिटेक्टिव किरिल वहाँ पर आ जाते हैं और केटी के ऊपर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन तभी पीछे से इवान केटी की गला दबाने लगता है और डिटेक्टिव किरिल इवान को शूट करके उसे मार देते हैं। एना को पुलिस उसकी और उसकी फैमिली की जुर्म में पकड़ लेते हैं और फिर सब कुछ खत्म होने के बाद केटी अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जाती है एंड इसके साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस, ये थी आई स्पाइड ऑन योर ग्रेव मूवी की सेकंड पार्ट। मैं इसकी थर्ड पार्ट को भी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।